So we'll go ahead with more about vectors. हमने कल लास्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एंड इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर नंबर 2 दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स। और मैथमेटिकल मेथड्स में मैंने जैसे आपको बताया था कि दो सेक्शंस है, एक है पार्ट 1 विच इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, दूसरा है कैलकुलस। कैलकुलस में भी दो पार्ट्स है, एक था डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन इंटीग्रल, वो सब बाद में देखेंगे। We have started with the first part of this chapter which is scalars and vectors। तो मैं फटाफट से थोड़ा सा कल हमने जो देखा था फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर हमने चैप्टर नंबर 1 में पहले तो फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था। एनी क्वांटिटी विच यू कैन मेजर इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। जो कुछ भी हम लोग मेजर कर सकते हैं दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। हमने चैप्टर 1 में फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया था एज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का वापस क्लासिफिकेशन करेंगे, बट दिस टाइम हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करेंगे एज स्केलर एंड वेक्टर। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी बी इट फंडामेंटल और डिराइव्ड, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी हो या डिराइव्ड क्वांटिटी हो, इट कैन बी नाउ क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टू डिफरेंट पार्ट्स। एक है स्केलर क्वांटिटी जिसको तुम स्केलर भी बोलते हो। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड अलोन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको सिर्फ एक नंबर की जरूरत है, नंबर को मैग्नीट्यूड बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। तो ये भूलना नहीं, any physical quantity which requires only its magnitude for its complete description is known as scalar quantity। scalar quantity को represent करने के लिए we use a number मतलब value with unit। example for example time is 100 second। तो 100 क्या है, नंबर है मतलब वैल्यू है, और सेकंड क्या है, यूनिट है। और मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे डिस्टेंस, मास, टाइम, स्पीड, एनर्जी, ये सारे कौन से क्वांटिटीज होते हैं, स्केलर। फिर हमने टाइप 2 देखा था दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर्स, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर या फिर वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आपको फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो रिमेंबर स्केलर क्वांटिटी मतलब ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मतलब वेक्टर को मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, स्केलर प्लस डायरेक्शन, यस, याद रहेगा पक्का। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वेक्टर क्वांटिटीज का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, एंड एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर, मोमेंटम इज अ वेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्योंकि वेक्टर ये आप पहली बार ही सीख रहे हो मोर और लेस, 11th में का फर्स्ट टाइम इज दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू वेक्टर्स। तो प्रॉब्लम क्या आता है ना, नोटेशन। स्केलर को अगर डिनोट करना है तो हम लोग स्कूल से ही करते आ रहे हैं, टाइम इज 100 सेकेंड, तो कैसे लिखते हो, टाइम इक्वल्स टू 100 सेकेंड, मतलब अ वैल्यू एंड अ यूनिट। बट वेक्टर्स के लिए हमको रिप्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। एक होता है ग्राफिकल, ग्राफिकल मतलब जहाँ पे आपको डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ करने पड़ेगी वहाँ पे। तो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू डिनोट अ वेक्टर बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन है उसके ऊपर एक एरो हेड डाल दिया तो ये बन गया डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इन विच द लेंथ ऑफ द लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड एंड एरो हेड गिव्स। तो याद रखना ये लेंथ रैंडमली नहीं ड्रॉ किया है, यहाँ पे लेंथ गिव्स द मैग्नीट्यूड। अब ये क्यों चाहिए, फॉर एग्जांपल अब थोड़ा थोड़ा मैं फिजिक्स भी इसमें डालता जाऊंगा। कल मैंने सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशन बताए थे और रिवीजन का पर्पस ही ये होता है कि वापस बेसिक्स तुम रिवाइज कर लो और थोड़ा सा फिजिक्स भी डाल लो। एग्जाम्पल,
एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस से इट इज एट रेस्ट, इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, लेट अस से ये फोर्स है मान लो 10 न्यूटन का, और मेरे पास और एक सिमिलर ऑब्जेक्ट है, इस पे भी मैंने फोर्स लगा दिया, मान लेते हैं ये फोर्स है फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स तुम एक डायरेक्शन में लगाते हो, राइट। और मैंने बोला कि एक फोर्स का वैल्यू कितना है 5, दूसरा कितना है 10। तो अगर मुझे ऐसा बताना है कि एक का मैग्नीट्यूड दूसरे के कंपैरिजन में हाफ है या डबल है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर का लेंथ डबल दिखाऊंगा और एक का कम दिखाऊंगा। तो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट गिव्स यू क्या देता है, अरे अभी तो बताया मैग्नीट्यूड। A vector is represented by a directed line segment in which the length of the line gives you magnitude and arrowhead gives you। और फिर अगर आपको याद होगा, जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है, जैसे P पॉइंट है, इसको क्या नाम दिया था, टेल, और जिस पॉइंट पे वो खत्म होता है उसको क्या बोलते हो, हेड। The starting point of a vector is called as tail of a vector and the end point of a vector is called as head of a vector। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वेक्टर को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको लिखते हो पी क्यू बार, राइट। तो वेक्टर्स के लिए हम लोगों ने नोटेशन क्या रखा है, बार। जिस लेटर के ऊपर तुमने बार लिखा मतलब वो कौन है, वेक्टर है। अगर तुम पी क्यू बार लिख रहे हो इसका मतलब पी इज टेल एंड क्यू इज हेड। अगर आप क्यू पी बार लिख रहे हो मतलब क्यू इज टेल एंड पी इज हेड। वेरी गुड। तो जो पहला लेटर होता है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स टेल और लास्ट लेटर होता है हेड। अगर आपको इमेजिन, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमको कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या टेल है, कौन हेड है, ये नहीं बताना, तो आप इसको सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स उसके ऊपर बार। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वी डू नॉट नीड डायरेक्शन। तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, एक्स बार को किसमें लिखते हैं, मॉड में, या तो फिर बार लिखते ही नहीं। आधा क्लियर, पक्का पक्का, श्योर। Then we have seen types of vectors. In total there are 6 types of vectors. तो हमने कल types of vectors भी देखे थे। Types of vectors, अगर आपको याद होगा पहले टाइप का वेक्टर क्या था, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। A vector having zero magnitude with a specific direction is called as zero vector और null vector। ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन डायरेक्शन है। A vector having zero magnitude with a specific direction is called as zero vector और null vector। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। फॉर एग्जांपल, if an object is at rest, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या है, 0 बार। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी वेक्टर इज नल वेक्टर, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ नल वेक्टर। दूसरे टाइप का मैंने बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर, रिजल्टेंट वेक्टर। Resultant vector of two or more vectors is a single vector which produces the same effect as that of all the vectors together। तो जिनको कॉन्सेप्ट याद नहीं है मैं वापस बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉइंट है ए, जहाँ से पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ बी पे एंड हो गया, तो दिस इज फर्स्ट वेक्टर। बी से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ सी तक गया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, यू मूव फ्रॉम, आप खुद ए से बी गए, बी से सी गए, सी से कहाँ गए, डी। अल्टीमेटली यू हैव रीच्ड फ्रॉम ए टू डी। तो ये जो वेक्टर है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट, ये वेक्टर वही काम कर रहा है जो तीनों वेक्टर मिलके कर रहे हैं। तो डिफाइन कैसे किया था, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, क्योंकि ये एक, दो और तीन, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर which produces the same effect as that of all the vectors
together. And by the way, it starts from tail of first vector and ends at head of last vector. तो ये था रिजल्टेंट वेक्टर. इसके बाद हमने डिफाइन किया था नेगेटिव वेक्टर्स. और नेगेटिव वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको पहले से एक वेक्टर दिया होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए बार. मुझे इस ए बार का नेगेटिव b bar of vector a bar is a vector which has same magnitude but different नहीं बोलना, opposite direction. तो बेसिकली ए बार और बी बार का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. और फिजिक्स में एक एक्स्ट्रा कंडीशन बताया था मैंने आपको, ए बार और बी बार शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी. अगर ए डिस्प्लेसमेंट है तो बी भी डिस्प्लेसमेंट है, ए वेलोसिटी है तो बी भी वेलोसिटी. चलो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, आई एम मूविंग अलोंग ईस्ट विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. तो मैंने डायरेक्शन भी बता दिया और मैंने मैग्नीट्यूड भी बता दिया. तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया, वेलोसिटी वेक्टर. सामने से गाड़ी आ रहा था. दैट व्हीकल इज मूविंग वेस्ट विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. मेरा स्पीड उसका स्पीड सेम है लेकिन मेरा डायरेक्शन क्या है? ईस्ट. उसका क्या है? तो ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट वेक्टर्स, नहीं नेगेटिव वेक्टर्स. बराबर? करेक्ट. तो नेगेटिव वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए यू हैव टू नो दिस. A negative vector b bar of a vector a bar is a vector which has same magnitude but opposite direction, and these two must represent same physical quantity. उसके बाद हमने डिफाइन किया था इक्वल वेक्टर्स. अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको, टू वेक्टर्स a bar and b bar are said to be equal vectors if and only if. तीन कंडीशंस थे. दो वेक्टर्स को आप इक्वल वेक्टर्स कब बोल सकते हो? तीन कंडीशंस थे, इफ यू रिमेंबर. तो याद है क्या? डू यू रिमेंबर? टू वेक्टर्स a bar and b bar are said to be equal vectors if and only if they have same direction, they have equal magnitude and they should represent same physical quantity. इसका भी एग्जांपल रियल लाइफ में इमेजिन करोगे? अभी मैं रोज देखता हूँ क्लास छूटने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, अपनी अपनी गाड़ी पे जाते हैं लेकिन साथ साथ में जाते हैं, है ना. तो बातें करते करते अपना अपना गाड़ी दोनों चलाते हैं एंड दे मूव विद द सेम वेलोसिटी. तभी तो साथ में होगा ना, तो आगे पीछे हो जाओगे. तो तुम्हारा वेलोसिटी और तुम्हारे फ्रेंड की गाड़ी का वेलोसिटी, दे आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज बोथ ऑफ यू आर मूविंग विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, राइट. तो ऐसे दो वेक्टर्स क्या है? इक्वल वेक्टर्स है. और दोनों का मैंने वेलोसिटी बोला. क्लियर यहाँ तक? पक्का? धीरे 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 आपको रियल लाइफ में फिजिक्स को लाना पड़ेगा जस्ट टू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स. देन वी हैव सीन पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर क्या था? बेसिकली अब तक हम लोग किसी भी एक पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए, फॉर एग्जांपल पी पॉइंट है, इसका पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते थे. नॉर्मली अब तक तुम लोगों ने सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज किया है और तुम 11th-12th में भी मोस्टली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही यूज करने वाले हो. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब ये होता है कि पोजीशन तुम बताते हो इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई एंड जेड. अगर 2 डायमेंशनल है, जैसे बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो ये पॉइंट भी एक बोर्ड के ऊपर, मतलब पॉइंट का भी 2 ही डायमेंशंस है, एक्स और वाई. तो अगर आपको पोजीशन बताना है तो सबसे पहले आप एक ओरिजिन लेते हो. इस ओरिजिन से पहले आप देखते हो कि एक्स डायरेक्शन में कितना जाना पड़ा, उसको बोल देते हो एक्स. फिर चेक करते हो कि मैं वाई डायरेक्शन में कितना गया, तो यू कॉल दिस एज वाई. ओके. तो इस पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने एक्स डिस्टेंस कवर किया अलोंग एक्स और वाई कवर किया अलोंग वाई. तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? एक्स कॉमा वाई. तो अभी तक आप लोग पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज कर रहे थे, एक्स वाई, राइट. अब इसके आगे
हम लोग पोजीशन बताने के लिए एक वेक्टर का यूज करेंगे जिसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो वो पोजीशन वेक्टर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ओरिजिन से, मतलब टेल कहाँ होता है? ओरिजिन पे, और हेड कहाँ होता है? पार्टिकल के पोजीशन पे। और डिफाइन कैसे किया था हमने? हाउ डू यू डिफाइन पोजीशन वेक्टर? A vector which gives position of a particle with respect to origin of a chosen coordinate system is known as position vector. A vector which gives position of a particle with respect to origin of a chosen Cartesian coordinate system या फिर कोई भी coordinate system is called as position vector. अभी chosen क्यों बोला है? क्योंकि मेरी मर्जी ना, मैं origin कहीं भी सेट कर दूँ। मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को यहाँ से नहीं मेजर करना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अगेन एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। ये बॉटल, लुक एट दिस बॉटल, तो मेरा है, डोंट वरी। ओके, मेरे लिए इसका पोजीशन पता है, एक्स एक्सिस पे है, तो मेरे लिए इसका एक ही कोऑर्डिनेट आने वाला है, राइट? लेकिन इफ आई आस्क हिम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस, अलग आएगा ना, क्योंकि उसके लिए वो जहाँ बैठा है वो ओरिजिन है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो ओरिजिन है। मेरे लिए ये एक ही एक्सिस में दिख रहा है मुझे, अलॉन्ग एक्स, बट फॉर हिम इट हैज़ टू कोऑर्डिनेट्स। तो डिपेंड करता है तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो, इसलिए मैंने बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो तुम कहाँ से मेजर कर रहे हो उसके हिसाब से, बिकॉज रिमेंबर पोजीशन वेक्टर का टेल कहाँ था? अगर मैं ओरिजिन यहाँ मानता ही नहीं, कोई कहीं और ले लेता, चलो नया सिस्टम ले लिया, वाई डैश एक्स डैश। अब इसी पार्टिकल का, सेम पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर अलग आएगा, अलग आया कि नहीं? तो ओके, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। और बाय द वे, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर को हम लोग स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ओ से पी जो वेक्टर है इसको बोल देंगे आर बार। तो स्मॉल लेटर्स आर नॉर्मली रिजर्व फॉर पोजीशन वेक्टर। इसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था? क्या देखा? यूनिट वेक्टर। क्या देखा था? तो लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर दैट वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर वाज यूनिट वेक्टर। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? A vector with unit magnitude in a given direction is called as, जैसे a vector with zero magnitude in a given direction is called as zero vector, वैसे ही a vector with one magnitude मतलब unit magnitude in a given direction is called as unit vector। और यूनिट वेक्टर का हमने एक अल्टरनेट डेफिनेशन बनाया था, वो क्यों बनाया था बताता हूँ। पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। यूनिट वेक्टर कहाँ यूज करना है? जब हमको सिर्फ डायरेक्शंस बताने होते हैं, सिर्फ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, तो हम उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। इसी को अगर मुझे शॉर्टकट वे में बताना है तो मैं सिर्फ ऐसा लिखूंगा 25 मीटर पर सेकेंड, और मैं एक यूनिट वेक्टर लगा दूंगा जैसे कि आई कैप। तो ये आई कैप एक वेक्टर है जिसका लेंथ कितना है? 1। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। लेंथ 1 क्यों रखा? अगर मैं इसका लेंथ 2 रखता, 2, तो स्पीड क्या हो जाता? 25 इंटू 2। तो इसके लिए हम इसका मैग्नीट्यूड कितना रखते हैं? 1। तो जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ डायरेक्शंस बताने के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? किसके लिए होते हैं? वेरी गुड, पक्का, श्योर। तो यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड इन अ गिवन। अब एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे पास एक वेक्टर है ए बार, सम वेक्टर ए बार, इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है। मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए ए की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? वी वांट टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। तो क्या करेंगे? हम ए बार लेंगे, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैंने एग्जांपल भी दिया था कल। इमेजिन कि ये ए का मैग्नीट्यूड 5 है। कितना है? 5। तो मुझे क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। तो 5 मैग्नीट्यूड है, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए?
1, तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। अगर 3 होता तो किससे करता? 2 होता तो किससे करता? तो एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो क्या बन गया? यूनिट वेक्टर। तो एक अल्टरनेट डेफिनेशन भी बन गया, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है, हमको समझेगा कैसे कि वेक्टर यूनिट वेक्टर है क्या? जैसे पोजीशन वेक्टर के लिए हमने स्मॉल लेटर यूज कर लिए ना, स्मॉल लेटर, तो जहां पे भी स्मॉल लेटर लिखूंगा मतलब वो क्या है? पोजीशन वेक्टर है। वैसे मुझे समझेगा कैसे कि यूनिट वेक्टर है क्या? तो हम यूनिट वेक्टर का नोटेशन चेंज कर देते हैं। हम लोग ए के ऊपर कैप लगा देते हैं, कैप। तो कैप ये बताता है कि ये वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो अगर मुझे ए बार की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैंने ए बार को किससे डिवाइड कर दिया? ए से। तो इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक नया वेक्टर बन गया, ए कैप विथ मैग्नीट्यूड 1। तो हु विल टेल मी व्हाट इज बी कैप? बी बार अपॉन बी। व्हाट इज सी कैप? वेरी गुड। अब एग्जैक्टली ये यूनिट वेक्टर्स कहाँ काम में आते हैं? क्योंकि आपका पूरा का पूरा वेक्टर्स का आने वाला टॉपिक सब इस पर डिपेंड करेगा। इसके लिए रिवीजन इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डू नॉट रिमेंबर तो गए काम से आगे। तो अभी ध्यान दो, अब तक भी ध्यान नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसके आगे नहीं होगा तो गए। एक्स एक्सिस बताने के लिए, मतलब मुझे अगर बताना है कि डायरेक्शन इज एक्स, तो हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ना, उसको बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? किसी किसी बुक में इसको एक्स कैप भी लिखा है, एक ही बात है, बट वी विल नॉर्मली यूज आई कैप। और मुझे अगर बताना है डायरेक्शन इज वाई एक्सिस, तो मैं क्या लिखूंगा? जे कैप। क्या लिखूंगा? जे कैप। कई बुक्स में इसको वाई कैप भी लिखा है, बट अगेन वी विल नॉट यूज वाई कैप, हम लोग जे कैप ही रखने वाले हैं। और अगर मेरे पास एक तीसरा एक्सिस है, कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। इसके डायरेक्शन में के कैप, तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, j cap is a unit vector along y-axis, and k cap is a unit vector along z-axis. So what is the unit vector along minus z-axis, negative z-axis? Minus k cap. Which is the unit vector along negative x-axis? Minus I cap, और negative y? Minus j cap. तो कभी अगर ऐसा बोला हो, the displacement of the particle is minus 20 I cap. Displacement, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया इसका? मतलब पार्टिकल कहाँ है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 20 मीटर पे है, तो द पार्टिकल इज एट 20 बट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द ओरिजिन। करेक्ट? बराबर। अगर ऐसा लिखा होता तो पॉजिटिव साइड, मतलब वो 20 मीटर पे है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। ऐसा लिखा होता तो वाई एक्सिस पे 20 मीटर पे है। वेरी गुड। अब ये हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं फॉर स्पेसिफाइंग डायरेक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है, मैंने कल बताया था, जहां मैं देख रहा हूँ वो ईस्ट है, क्योंकि सनराइज वहां से होता है। और जहां आप देख रहे हो वो वेस्ट है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होता है और क्लॉकवाइज साउथ होता है। करेक्ट? ईस्ट को हम लोग नॉर्मली आई कैप से डिनोट करते हैं, तो वेस्ट क्या हो गया? माइनस आई कैप। और नॉर्थ को हम बोलते हैं जे कैप, तो साउथ क्या हो गया? माइनस जे कैप। करेक्ट? तो इसके आगे कभी भी, अभी तो सिर्फ बेसिक है, अभी मैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट पे आया ही नहीं, बाद में देखेंगे हम लोग। फिलहाल बेसिक्स। ईस्ट इज आई, वेस्ट इज माइनस आई, नॉर्थ इज जे कैप, साउथ इज वेरी गुड। और ये डायरेक्शंस मैंने कल भी बताया थे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होते हैं, हॉरिजॉन्टल। लेकिन तुम वहां बैठे हो और मुझे आपको समझाना है, तो ये डायरेक्शन मैं कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ? वर्टिकल प्लेन पे। एक्चुअली डायरेक्शंस आर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा तो मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, है ना? करेक्ट? मैं पीछे आऊंगा तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? वेस्ट में। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ? नॉर्थ।
एंड इफ आई एम गोइंग देयर साउथ, बराबर, करेक्ट। डायग्राम के हिसाब से नॉर्थ ऊपर है, मैं ऊपर गया क्या, नहीं ना, तो रिमेंबर। तो ग्राउंड पे जब तुम चलते हो ना, तो जब तुम चलते हो तो ईस्ट इज टुवर्ड्स यू, मतलब दिस डायरेक्शन, वेस्ट इज अपोजिट, नॉर्थ इज टू माई लेफ्ट एंड साउथ इज टू माई राइट। वेर इज के कैप, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, व्हेन यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो के कैप है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड व्हेन यू गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ माइनस के कैप। चलो गुड, तो यहाँ तक हमने कल देखा था। नाउ विल स्टार्ट विद वेक्टर ऑपरेशंस। अभी वेक्टर ऑपरेशंस क्या होता है, वेक्टर ऑपरेशंस, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ से आगे थोड़ा थोड़ा नया नया चीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब तक तुम स्केलर्स के साथ, स्केलर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, नंबर। अब तक तुम नंबर के साथ जो भी अलजेब्रा करते थे वो स्केलर अलजेब्रा था, मतलब तुम दो नंबर को डायरेक्टली ऐड कर लेते हो, है ना, 2 and 3, 2 + 3 5, राइट। तुम माइनस भी कर लेते हो, 3 - 2 1, तुम डिवाइड मल्टीप्लाई भी करते हो, तो वो सारा का सारा अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा था। अब वेक्टर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, वो होता है वेक्टर अलजेब्रा या फिर वेक्टर ऑपरेशंस। जैसे तुम दो स्केलर को, दो नंबर को डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, यहाँ नहीं चलता है, यहाँ ऐसा नहीं चलता है। जैसे तुम दो नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो, नहीं चलता है। और जैसे तुम दो वेक्टर को डायरेक्ट डिवाइड करते हो, वो भी नहीं चलता है। तो वेक्टर्स को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करना है तो उसके रूल्स है, ऑल दिस रूल्स आर इन वेक्टर ऑपरेशंस। तो नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेक्टर है p बार, लेट अस ड्रॉ सम वेक्टर p बार। ये एक वेक्टर है p बार। अगर मैं इसको एक स्केलर s से मल्टीप्लाई करता हूँ, s इज अ नंबर, क्योंकि वो स्केलर है, तो p बार ये वेक्टर है और s कौन है, स्केलर है। अगर मैं इस स्केलर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक नया वेक्टर मिलता है। उस नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्या है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, दैट न्यू वेक्टर विल हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ p, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो गया नहीं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, s। ये नया वेक्टर बन गया, q बार इक्वल टू s इंटू p बार। मैं एग्जाम्पल्स भी दूंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे हम लेंगे एग्जाम्पल्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर p बार विथ अ स्केलर s गिव्स यू न्यू वेक्टर, कौन सा, q बार, विच हैज द सेम डायरेक्शन ऑफ p बट मैग्नीट्यूड s। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, multiplication of a vector p bar with a scalar s, with a scalar s gives a new vector, gives a new vector which has same direction, मतलब which has direction of p but मैग्नीट्यूड कितना है, बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, तो मैं बोलूंगा बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। क्लियर यहाँ तक। अब ये एक फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर था p बार और मैंने स्केलर ले लिया 5 और इस स्केलर को, मतलब s को p बार से मल्टीप्लाई कर दिया, s को p बार से, s की वैल्यू कितनी है 5, तो व्हाट इज द न्यू वेक्टर, 5 टाइम्स ऑफ p बार। तो ये जो नया वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स है, 5 गुना बढ़ गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है, सेम। पर यहाँ पे अजम्पशन था, अजम्पशन ये था जो स्केलर मैं ले रहा हूँ वो पॉजिटिव स्केलर है, हो सकता है मैंने नेगेटिव ले लिया हो। तो इफ आई टेक s इक्वल्स टू लेट अस से -5, क्या आएगा, इट विल बी अ न्यू वेक्टर
which has magnitude 5 times but direction opposite, क्योंकि अभी क्या लग गया, माइनस। तो याद रखना, if you multiply a vector p bar with a scalar s, यहाँ पे assumption है this scalar is a positive scalar, right? So multiplication of a vector p bar with a scalar s gives a new vector which has डायरेक्शन ऑफ p, मतलब सेम बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। तो ये पहला ऑपरेशन था। पहला ऑपरेशन ऐसा है दैट यू कैन मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ स्केलर, है ना। तो पहले तुमने क्या किया, स्केलर को किससे मल्टीप्लाई किया, वेक्टर से, मतलब वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, स्केलर से। नंबर 2, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ऑफ वेक्टर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रूल्स बनने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डू यू रिमेंबर दैट यू आर स्टिल इन फिजिक्स क्लास, हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। अगर याद है कि फिजिक्स का क्लास है, और अगर आपको याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? एक इक्वेशन में जितने भी टर्म्स हो उन सारे टर्म्स के डायमेंशंस सेम होते हैं, मतलब ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये भी होता है कि दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्वांटिटी होना चाहिए सेम। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस, टाइम प्लस टाइम, स्पीड प्लस स्पीड, राइट। वो सेम रूल वेक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो जब तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, what is the condition? They should represent same physical quantity। और नोट्स में देखो पहला लाइन क्या लिखा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, the addition or subtraction of two or more vectors of the same physical quantity। तो ये same physical quantity, it is very important। do you remember, मैंने आज ही अभी 5 मिनट पहले ये रिवाइज करके दिया था, resultant vector। What is resultant vector? Resultant vector of two or more vectors is a single vector that produces same effect of all the vectors together। सही है, ये और ये दोनों सेम चीज है। तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त जो तुम दो वेक्टर्स ले रहे हो, वो दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए, दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम एन ऑब्जेक्ट। मैं पहले ओरिजिन पे था, मतलब 0 0, फिर मैं 2 कदम गया अलॉन्ग एक्स। व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स? अलॉन्ग एक्स, व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अलॉन्ग एक्स? कौन सा डायरेक्शन होता है ये, आई कैप। तो व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट 2 आई कैप। कितना है, कितना है, तो जागो सो मत। अब मैं 3 स्टेप्स और आगे गया इन द सेम डायरेक्शन, गलत बोल दिया। पहले था 2 आई कैप, वो एक वेक्टर बन गया, ये 3 आई कैप और एक वेक्टर बन गया। जब मैं रिजल्टेंट पूछूंगा तब क्या बोलोगे, 5 आई कैप, बराबर। तो तुमने जो किया बस उसको ये नाम दिया है, एडिशन कर लिया तुमने दो वेक्टर्स का। और एडिशन करते वक्त तुमने वो कंडीशन भी फॉलो की। मैंने बोला 2 स्टेप्स मतलब डिस्प्लेसमेंट था, फिर मैंने बोला 3 स्टेप्स, ये भी क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। तो तुमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ऐड किया ना, राइट। तो अभी इसको सिर्फ इंग्लिश में लिखना पड़ता है, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स of the same physical quantity gives rise to सिंगल वेक्टर। मतलब कौन सा वेक्टर, रिजल्टेंट। तो तुमने भी वही किया, 2 + 3 दोनों को ऐड करके सिंगल बना दिया, तो तुमने क्या बताया, रिजल्टेंट। ओके, तो कैसे लिखेंगे इसको, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स। ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, बस आगे बोल देना ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इज अ सिंगल वेक्टर।
मतलब ये कौन है, रिजल्टेंट है। कौन है ये, रिजल्टेंट है। इज अ सिंगल वेक्टर, इज अ सिंगल वेक्टर। आगे क्या, विच प्रोड्यूसेस, विच प्रोड्यूसेस same effect as that of all vectors together, as that of all vectors together। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो अभी तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, दिस इज जस्ट बेसिक थिंग, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा। अभी बस ये जो लिखा है ना, इसको हमको डायग्रामेटिकली और इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन बताना है। तो मान लेते हैं ये था ए बार, एंड मान लेते हैं ये है बी बार। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर बार क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। तो जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, तो आप जब उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालोगे, मैं ऐड या सब्ट्रैक्टिव वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट। तो इफ यू हैव टू वेक्टर्स विच हैव द सेम डायरेक्शन, व्हाट विल बी रिजल्टेंट, ए बार प्लस बी बार। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, 2 आई कैप प्लस 3 आई कैप 5 आई कैप। डायरेक्शन क्या है, ऐसा नहीं बोलना पड़ता है उसको, सेम है। क्या है, सेम है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेम है। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर विच इज बेसिकली ए बार प्लस बी बार। ये आर बार हो गया पक्का। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, अगर अभी तुमसे पूछा मैंने 2 आई कैप और 3 आई कैप, कितना आई कैप टोटल, बस इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो फिर, डन। इफ द टू वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन, then the magnitude of resultant is the sum of magnitude of both the vectors। बराबर, पक्का, श्योर श्योर। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। हम लोग देख रहे थे वेक्टर ऑपरेशंस। अभी वेक्टर ऑपरेशन क्या होता है, अब तक तुम लोग सिर्फ नंबर के साथ डील करते थे, तो नंबर के साथ तुम जो भी करते थे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दैट इज कॉल्ड एज अलजेब्रा। इसके आगे वो स्केलर अलजेब्रा है। जो स्केलर अलजेब्रा है उसके रूल्स वेक्टर अलजेब्रा पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, उसके लिए अलग रूल्स है। अगर मैं आपको दो नंबर दे दूं 2 और 3, आपको बोलूं मेरे को बताओ ऐड करके, तो तुम 2 + 3 करके 5 बता दोगे। वेक्टर में वैसा नहीं चलता है, वेक्टर में तुमको डायरेक्शन देखना पड़ता है। तो यू कैन नेवर, मतलब यू कैन नॉट से विद कॉन्फिडेंस कि 2 बार + 3 बार इज इक्वल टू 5 बार। वहाँ पे आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, राइट। हो सकता है 2 आई कैप है और 3 माइनस आई कैप में है, तो तुम डायरेक्ट ऐड करोगे क्या, नहीं, राइट, गुड। तो यहाँ पे हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखना है दो वेक्टर्स का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स, दे शुड बी सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी। तो एडिशन और subtraction of 2 or more vectors of the same quantity is a single vector which produces the same effect as that of all the vectors together। तो मेरे पास एक वेक्टर था a बार, दूसरा है b बार, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल वेक्टर ड्रॉ करना है, तो डायरेक्शन क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या था, सेम। तो इस केस में रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या है, सेम। तो जब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होता है सेम। तो मैथमेटिकली तुम लिखते हो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, इट इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स, क्योंकि डायरेक्शन क्या था, क्या था, सेम। वेरी गुड। अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अब स्टोरी में ट्विस्ट है, छोटा सा ट्विस्ट है, इसके बड़ा ट्विस्ट आएगा। अब मेरे पास ये दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, राइट। मुझे निकालना है इसका रिजल्टेंट। तो व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस, आर बार इक्वल्स टू बी बार माइनस, वेरी गुड। आपने ए बार माइनस बी बार क्यों नहीं बताया, हाँ, ए स्मॉल है। तो जब तुम रिजल्टेंट निकालते हो हमेशा बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करते हैं, नंबर 1।
इट हैज समथिंग टू डू विद डायरेक्शन। बताता हूँ मैं, विद एग्जांपल ही दूंगा आपको मैं। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ना, उसका डायरेक्शन हमेशा होगा बड़े वेक्टर के डायरेक्शन में, आर बार। तो आर बार क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर? बी बार माइनस ए बार, या फिर तुम लिख सकते हो मॉड ऑफ बी माइनस ए। मॉड क्यों लिखा? क्योंकि तुम a माइनस बी लिखोगे या b माइनस ए लिखोगे, मॉड लेने के बाद क्या होता है, प्लस हो जाता है। करेक्ट? तो जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, while subtracting you always subtract a smaller vector from a bigger vector. The resultant vector has a direction of bigger vector. Very good. And magnitude is the difference of magnitude between the two vectors. याद रहेगा? राइट? अब बोलोगे क्या वेक्टर 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 वेक्टर? कुछ वेक्टर वेक्टर नहीं। ओरिजिन था, मैं 2 कदम आगे आया, कितना है, 2 आई कैप। मैं 3 कदम पीछे गया, माइनस आई कैप। मतलब अल्टीमेटली 2 आई कैप वॉज ए बार एंड माइनस 3 आई कैप वॉज बी बार। राइट? तो व्हाट इज रिजल्टेंट? माइनस आई कैप। मतलब मैं ओरिजिन से एक स्टेप पीछे चला गया। इसी को तुम लिख रहे हो ऐसा, पक्का? तो व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ 10 आई कैप एंड 8 आई कैप, माइनस के साथ, माइनस 8 आई कैप, 2 आई कैप। राइट? व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ 10 आई कैप एंड 8 आई कैप, 18 आई कैप। राइट? अब इसको लाते हैं थोड़ा सा फिजिक्स में। अभी तो सिर्फ मैं तुमको डिस्प्लेसमेंट 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 बता रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर्स को इमेजिन करना है तो डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा सा अच्छे से होता है। मान लो एक बहुत बड़ा गाड़ी है और गाड़ी बंद हो गया, अब हमको उसको धक्का मारना है। तो मैं धक्का मार रहा हूँ, गाड़ी हिल नहीं रहा। राइट? मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया अलॉन्ग ईस्ट। कितना? 5 न्यूटन अलॉन्ग ईस्ट। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? वेक्टर के फॉर्म में, 5 आई कैप न्यूटन। मेरा फ्रेंड आया, रुक मैं भी हेल्प करता हूँ। वो थोड़ा तगड़ा था, हटाकट्टा, उसने 10 न्यूटन का फोर्स लगा लिया गाड़ी पे इन द सेम डायरेक्शन, बराबर 10 न्यूटन। तो उसने कितना फोर्स लगाया? 10 आई कैप न्यूटन। तो 2 वेक्टर बन गए, F1 बार बोल दिया 5 आई कैप न्यूटन, और F2 बार बोल दिया 10 आई कैप न्यूटन। व्हाट इज द टोटल फोर्स? सिंपल, बराबर, करेक्ट, गुड, पक्का? इमेजिन वो गाड़ी के अपोजिट एंड से फोर्स लगा रहा था, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, वो वहाँ से लगा रहा है। अब बताओ, -5 आई कैप न्यूटन। मतलब ओवरऑल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विल बी इन, माइनस बोला तुमने, बिगर मतलब कहाँ जाएगा? मैंने 5 आई कैप लगाया, उसने -10 आई कैप लगाया। व्हाट इज द रिजल्टेंट? -5। तो वेयर विल दिस ऑब्जेक्ट मूव? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। राइट? इमेजिन मैंने 5 आई कैप न्यूटन लगाया, उसने -5 आई कैप न्यूटन लगाया। टग ऑफ वॉर देखा है? टीम होती है, एक रस्सी होती है, कुछ लोग वहां से खींचते हैं, कुछ लोग यहाँ से खींचते हैं। दोनों टीम ने सेम फोर्स से खींच लिया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? है ना? तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम। डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन सेम कैसे होगा? अपोजिट, तब जाके कैंसिल होगा ना। हो गया? तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बैठ रहा है अंदर अभी। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करने का कंडीशन क्या था? दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त बेसिकली सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन। सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, इट इज एडिशन ओनली। तो जब तुम 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब तुम 2 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर रहे हो। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज सिंपली द एडिशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स। लेकिन अगर एक का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। बी बड़ा है तो बी बार माइनस ए बार, राइट? और मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंस ऑफ द 2। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर? अभी एक बड़ा ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट इन द स्टोरी। ट्विस्ट ऐसा है कि मेरे पास एक वेक्टर है
and I will try to keep the notation same as that in the notes. So just to check what I have given in the notes. ओके, ए बार तो एक वेक्टर है जो ओ से स्टार्ट हुआ ए तक गया, इसको ए बार नाम दे दिया। ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मान लो। मेरे पास और एक वेक्टर है जो ए से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया, बी तक, इसको बी बार बोल दिया, राइट। अब बताओ इसका रिजल्टेंट क्या है, ए बार प्लस बी बार, लेकिन वो तो सेम डायरेक्शन के केस में लिखा था, बी बार माइनस ए बार, लेकिन वो तो अपोजिट के केस में लिखा था। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं, अपोजिट है क्या, नहीं। तो यहाँ पे तुमको नया रूल बनाना पड़ता है, उसको बोलते हो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो कौन सा रूल आएगा ये, ट्राइंगल लॉ। अगर नोट्स में ना लॉ की जगह पे लो हो गया, लो, वो लो नहीं है, वो क्या है, लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गुड। तो डिफाइन कैसे करना है बताता हूं मैं, लेकिन बाय द वे मैंने बोला था कि ये काम में आएगा, तो मेरे को बताओ रिजल्टेंट वेक्टर तुमने कैसे डिफाइन किया था। रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू और मोर वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which produces the same effect as that of both vectors together। और रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और खत्म कहाँ होता है, वेरी गुड। मतलब बेसिकली जो रिजल्टेंट है वो ओ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, बी तक। तो उसी को तुम सिर्फ अभी एक लॉ के फॉर्म में प्रेजेंट करोगे, जैसे तुम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करते हो ना, न्यूटन्स के 3 लॉ है, वैसे ही मतलब लॉ मतलब रूल। तो अब ये जो तुम एडिशन कर रहे हो, तुम एडिशन ही कर रहे हो, सिर्फ इस केस में दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ना सेम है ना अपोजिट है, दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। तो सिर्फ इस केस में आप एक लॉ बनाते हो, उसको बोलते हो ट्राइंगल। क्यों, क्यों, कैसे दिख रहा है ये, हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब डिफाइन कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो तुम आदत है ना तुम्हारा अभी तक 10th तक पढ़ो रटो ओरल दो, वो सब बंद करना पड़ेगा। जेई नीट के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है सब करने का, हमको कॉन्सेप्ट सीखना है और आगे बढ़ना है, इसलिए मैं शुरू में बीच बीच में लिखना कैसा है वो भी बताते जाता हूँ। फर्स्ट थिंग इज यू ड्रॉ डायग्राम, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारे पास डायग्राम है तो एक्सप्लेन अपने आप ही कर लोगे, राइट। अब ये ट्राइंगल लॉ है, ट्राइंगल लॉ क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल जैसा दिखने वाला है, बराबर, राइट। मैंने बोला था कि दो वेक्टर्स को ऐड करने का कंडीशन क्या है, दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो लुक क्या लिखा है, इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of an incomplete triangle taken in order। What is the meaning of taken in order? जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ, मतलब जहां पे पहले वेक्टर का हेड था वहां पे दूसरे वेक्टर का क्या है, तो जहां पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, इसको बोलते हो टेकन इन ऑर्डर, राइट। सो इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, है ना, राइट, आर रिप्रेजेंटेड by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle, and the resultant starts from tail of first vector and ends at head of second vector। बन गया आपका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट एक बार समझ में आ गया, दैट्स सफिशिएंट फॉर यू। इसको रटना बिल्कुल नहीं है, और लिखना कैसे है वो भी समझ लो, बहुत सिंपल सी चीज है। देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर स्टिल एडिंग, ये एडिशन ही कर रहे हो तुम, एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कंडीशन क्या था, दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। सो इफ टू वेक्टर्स a bar and b bar describing the same physical quantity
are represented आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हो, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ एन इनकम्प्लीट ट्राइंगल देन, अच्छा टेकन इन ऑर्डर क्योंकि यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। The tail of second vector is the head of first vector. So taken in order is also important. So if two vectors a bar and b bar describing the same physical quantity are represented by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant of these two vectors क्या है, is represented in magnitude and direction by third side okay, and it starts from head नहीं tail, it starts from tail of first vector and ends at head of second। अब ये छोटे छोटे चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी आगे जाके, क्योंकि देखो हमने ऐसा बोला यहाँ पे द रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट एंड एंड्स एट द हेड ऑफ सेकेंड। इमेजिन अगर हमने गलती से भी उल्टा बोल दिया होता या बोला ही नहीं होता, तो इसका मतलब तो ऐसा भी हो सकता है फिर, है ना। और अगर ऐसा समझ के चल रहे हो और ऐसा रूल लगा रहे हो तो तुम्हारे सारे आंसर गलत आने वाले हैं। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विथ ऑल दिस थिंग्स। एक सिंगल वर्ड मैटर करेगा यहाँ पे। तुमने अगर इतना ध्यान नहीं दिया कि रिजल्टेंट टेल ऑफ फर्स्ट से स्टार्ट हुआ हेड ऑफ सेकेंड पे खत्म हो गया, तो अभी देखोगे थोड़ी देर में, अभी 5 मिनट में, इट कैन मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। तुम्हारे सारे आंसर गलत है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? श्योर? इसको लिखते वैसे ही है, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, मैग्नीट्यूड इज नॉट ए प्लस बी। पिछले केस में तुमने जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम था तो तुमने आर का मैग्नीट्यूड क्या लिखा, ए प्लस बी। यहाँ पे क्या लिखा, बी माइनस ए, राइट। लेकिन इस केस में तुम वैसा लिख ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? देख लो, ए अगर 2 है, बी अगर 3 है, तो ओ से बी ये 5 नहीं आने वाला। तो फिर मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये रुको, ये अगले टॉपिक में सीखोगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना पता होना चाहिए, बराबर? करेक्ट। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? इफ टू वेक्टर्स ए बार एंड बी बार डिस्क्राइबिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्राइंगल, then the resultant of these two vectors is represented in magnitude and direction by third side of triangle, right? Start कहाँ से हुआ? Tail of first, और end कहाँ हुआ? Head of second। अब ये ट्राइंगल लॉ यूज करके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं। देखो अगला टॉपिक है, यू सी वी कैन यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टू शो। तो ये ट्राइंगल लॉ यूज करके we can prove two important properties। पहला है vector addition is commutative। Vector addition is commutative। What is the meaning of commutative? What is commutative? सुना है? आंसर जिधर yes और no, सुना है क्या वर्ड? नहीं? अरे सुना है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। सुना है? नहीं, चलो कोई बात नहीं। 2 + 3 और इसको 3 + 2 ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ, लिख सकते हो। a + b = b + a लिख सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन a बार + b बार = b बार + a बार लिख सकते हैं कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो वेक्टर है। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। मतलब तुम ऐड करते वक्त a बार को पहले लिख रहे हो
और बी को बाद में लिख रहे हो, या बी को पहले लिख रहे हो, ए को बाद में लिख रहे हो, इट इज इररिलेवेंट। जब जब ए बार प्लस बी बार इक्वल्स टू बी बार प्लस ए बार हो तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। कौन सा नंबर, कौन सा वेक्टर तुम पहले लिख रहे हो, कौन सा वेक्टर तुम बाद में लिख रहे हो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो वेक्टर एडिशन, क्योंकि स्केलर एडिशन कम्यूटेटिव होता ही है। अभी तुमने बताया 2+3 कितना 5, 3+2 कितना 5। तो स्केलर एडिशन तो कम्यूटेटिव था, लेकिन वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है कि नहीं ये शो करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि जो तुम अब तक अलजेब्रा के रूल्स फॉलो कर रहे थे, अभी उसको ड्रेन कर दो, दिमाग से बाहर निकालो। वो सिर्फ स्केलर्स के लिए है, वेक्टर के लिए शो करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, एक काम करते हैं, अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक वेक्टर था जो O से स्टार्ट हुआ, A पे खत्म हो गया, इसको नाम दे देते हैं P बार। एक दूसरा वेक्टर है जो A से स्टार्ट हुआ और वो B तक गया, B तक गया, इसको बोल देता हूं मैं Q बार। क्या बोल दिया इसको? Q बार। दो वेक्टर बन गए। गुड। अब हमको ये शो करना है कि हम, मतलब वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो वेक्टर एडिशन को कम्यूटेटिव कब बोलोगे? सो if p bar plus q bar is equals to q bar plus p bar, then we say that vector addition is commutative. अब ये शो करना पड़ेगा कि हम p बार प्लस q बार कर ले या q बार प्लस p बार कर ले, एक ही बात है। तो करके देखते हैं। इसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करना है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट बेंच। हम आपसे स्टार्ट करेंगे। यू विल टेल मी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज p बार प्लस q बार, नो वन एल्स विल स्पीक इन बिटवीन। लास्ट बेंच, ये p और q, p बार प्लस q बार, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, नो वन एल्स विल स्पीक। मैं 3-4 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आई हैव गिवन यू मल्टीपल वार्निंग्स ऑल्सो। मुझे ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके बताओ कि p बार प्लस q बार का रिजल्टेंट, मतलब p और q का रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा। ये दो साइड्स है क्या इनकम्प्लीट ट्राइंगल के? यस। ये टेकन इन ऑर्डर है क्या? यस। जहाँ पहला वेक्टर खत्म हुआ, मतलब पहला मतलब कौन? p बार, वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ क्या? यस। तो इस पे ट्राइंगल लॉ एप्लीकेबल है क्या? यस। रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट मतलब O टू द हेड ऑफ सेकेंड मतलब B। तो योर रिजल्टेंट विल बेसिकली इट विल बी फ्रॉम O टू B। इसको मैं बोल देता हूँ R1 बार। क्या बोल दिया? तो दिस इज OB बार विच आई एम कॉलिंग एज R1 बार। क्लियर यहाँ तक? अब हमको राइट हैंड साइड भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है, असम्पशंस पे नहीं चलता। यहाँ पे साइंस में कोई कुछ बोल रहा है और उसको ब्लाइंडली मान लेना, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब जब तुम बात करते हो राइट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड RHS ऑफ द इक्वेशन क्या था? q बार प्लस p बार। सही है। पहले तो ये बताओ कि q बार प्लस p बार यूज करने के लिए ट्राइंगल लॉ चलेगा कि नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? ऑर्डर सही है क्या? नहीं है। लेकिन यू नो वेक्टर के पास दो ही चीजें हैं। कौन से दो? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके वजह से हमारे पास एक स्पेशल हमको बोल सकते हो पावर मिल गया। ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर, इसको मैं उठा के कहाँ भी रख सकता हूँ मेरी मर्जी। यहाँ रखो चलेगा? क्यों चलेगा? मैंने डायरेक्शन चेंज किया क्या? नहीं। मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया क्या? नहीं। यहाँ रखूँ? हाँ। फिर यहाँ रखूँ तो यहाँ भी रख सकता हूँ मैं, राइट। और दिस इज द बेस फॉर द अपकमिंग टॉपिक। ये समझेगा तो अगला टॉपिक समझेगा। तो मैंने सिर्फ क्या किया, क्यू बार को शिफ्ट करके यहाँ पे लाया और O से स्टार्ट हुआ, C पे खत्म हो गया, सिर्फ पॉइंट का नाम चेंज कर दिया, बराबर। तो सिमिलरली अगर मैं Q बार को शिफ्ट कर रहा हूँ तो फिर P बार को किसने रोका है? रोका है क्या? नहीं। इसको भी शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ रख दो। ये कौन बन गया? बराबर ना? पक्का ना? अच्छा, अब बताओ मेरे को Q बार और P बार को मैं ट्राइंगल लॉ
अप्लाई करके ऐड कर सकता हूँ क्या? यस, क्यों ऐसा? क्योंकि जहां पे Q मतलब पहला वेक्टर खत्म हुआ उसका हेड, वहां से सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर. व्हाट इज द लॉ? ट्रायंगल लॉ में के हिसाब से तुम बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट इन दिस केस? कहां से कहां? O से B. वेरी गुड. O से B, ये R2 बार बोल देते हैं इसको. तो इन दिस केस you again have O to B, that is R2 bar. Correct? You see resultant R1, इसका टेल कौन था? O. हेड कौन था? और R2 का टेल कौन है? हेड कौन है? तो LHS और RHS क्या हो गया? तो हो गया प्रूफ. P बार प्लस Q बार इक्वल्स टू Q बार प्लस P बार. करेक्ट? पक्का? तो ट्रायंगल लॉ यूज करके हमने पहले शो कर दिया कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. क्या है? अब हमको शो करना है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. अब ये वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव का मतलब क्या है? कभी कभी हमारे पास 2 की जगह पे 3 वेक्टर आ जाते हैं और तीनों को ऐड करना होता है. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 वेक्टर है, A बार, B बार और C बार. मुझे इन तीनों को ऐड करना है. व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? मैं 3 वेक्टर को एक साथ ऐड कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जो ट्रायंगल लॉ था वो 2 वेक्टर के लिए था. तो यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक काम करेंगे, पहले A बार और B बार को ऐड करके सिंगल वेक्टर बना लेंगे. क्योंकि तुमने ही बताया 2 वेक्टर को ऐड किया तो वो क्या बन गया? सिंगल वेक्टर. तो ये सिंगल वेक्टर बन गया. उसमें क्या ऐड कर दिया? C. बराबर. बट वेट, मैं तो ऐसा भी कर सकता था ना. मुझे तो 3 वेक्टर को ऐड करना है तो मैं पहले 2 वेक्टर को ऐड करके सिंगल बनाऊं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है. मैं तो इन दोनों को भी ऐड कर सकता था पहले. बराबर. राइट? तो यहाँ पे पहले केस में देखो एसोसिएटिव, तुमने पहले B बार को A के साथ एसोसिएट किया और इन दोनों को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया जिसमें क्या ऐड कर दिया? C. दूसरे केस में तुमने B बार को किसके साथ एसोसिएट किया? C. इन दोनों को ऐड करके सिंगल वेक्टर बनाया, उसमें क्या ऐड किया? A बार. तो एसोसिएटिव वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव का मतलब ये होता है कि तुम B बार को A के साथ एसोसिएट करो या तुम C के साथ एसोसिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है. लेकिन जैसे मैंने बोला हमारे बोलने से चलेगा क्या? नहीं, शो करना पड़ेगा. तो शो करो. तो शो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे है 3 वेक्टर्स, तो 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे और कोई रूल नहीं है कि जो डायग्राम मैंने दिया है वो डायग्राम तुमने ड्रॉ करना है. डजंट मैटर, तुम्हारी मर्जी, वैसे वेक्टर ड्रॉ कर दो. चलो एक काम करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, सम वेक्टर A बार, उसके बाद और एक वेक्टर लेते हो B बार. यहाँ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. टेक इट एनीवेयर यू वांट. और एक लेते हो C बार. तो आई विल ट्राई टू कीप नोटेशन सेम बट यू कैन चेंज इट एनी टाइम यू वांट. O से लेटर से P तक गया, P से लेटर से Q तक गया, Q से S तक गया. मैं R नहीं बोल रहा क्योंकि R, कैपिटल R किसके लिए रिजर्व्ड है? रिजल्टेंट. किसके लिए? तो मैं जानबूझ के R यूज नहीं कर रहा हूँ. तो ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर? OP. ये कौन है? A बार. PQ B बार और उसके बाद QS C बार. गुड. अब ये डायग्राम को हम लोग कॉपी करके रख देते हैं क्योंकि वापस काम में आएगा. ओके, चलो ठीक है. वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ये शो करने के लिए तुमने क्या प्रूव किया कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है? सेम. तो यहाँ पे भी वही करना है. यू स्टार्ट विथ एनी वन ऑफ द साइड. चलो फिर वही करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. A बार प्लस B बार प्लस C बार. तो जब तुम A बार प्लस B बार को ब्रैकेट में लिख रहे हो मतलब तुम क्या बोल रहे हो? तुम पहले किसको ऐड करोगे? A और B को. और A और B को ऐड करने के लिए कंडीशन क्या था? जहाँ पे A खत्म हो वहां से B स्टार्ट हो. ऐसा है क्या? है ना? यस, करेक्ट. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? फ्रॉम टेल ऑफ A टू द हेड ऑफ B, मतलब कहाँ से कहाँ? O से Q. तो एक काम करते हैं, इसको R1 बार बोल देते हैं.
तो ये ए प्लस बी मतलब कौन हो गया R1 बार, उसमें क्या ऐड करेंगे, सी बार, राइट। तो अभी ऐसा करो, अब ऐसा करो, तुमने ए और बी को ऐड कर लिया ना, हाँ ए और बी को ऐड करके क्या बन गया R1, तो ए और बी का काम खत्म हो गया ना, खत्म, तो इसको भूल दो, गए उसको बाय बाय कर दो, टाटा, राइट, क्योंकि उसका काम हो गया। हमने R1 बार इन दोनों को ही तो ऐड करके बनाया था, तो उसका तो रोल हो गया खत्म। अब आप किस में क्या ऐड कर रहे हो, R1 में सी, फिर से कौन सा रूल लगाना है, ट्राइंगल। रूल क्या था, जहां पहला वेक्टर मतलब R1 बार खत्म हो, मतलब उसका हेड, वहां से दूसरा वेक्टर मतलब सी बार स्टार्ट होना चाहिए, है क्या वैसा, हाँ है, वेरी गुड। तो वेयर इज द रिजल्टेंट, कहाँ से कहाँ, ओ से एस, तो ओ से एस ऐसा आएगा आपका रिजल्टेंट, गुड, पक्का, यस। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट ओ से एस, इसको बोल देता हूँ आर बार। तो रिजल्टेंट ओवर हियर इज ओ टू एस, राइट, करेक्ट। ये तो तुमने पहले ए और बी को ऐड किया, मतलब तुमने बी को ए के साथ एसोसिएट किया और उसमें सी ऐड किया। अब एक काम करते हैं, अब राइट हैंड साइड करके देखते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या था, बी बार को तुम किसके साथ एसोसिएट करोगे, सी के साथ, मतलब तुम पहले बी और सी को ऐड करोगे, बी और सी को ऐड करोगे। बी और सी को ऐड करने का कंडीशन क्या था, जहां पे बी खत्म होता है हेड, वहां पे सी स्टार्ट होना चाहिए, मतलब सी का टेल, वैसा है क्या, यस। तो वेर इज द रिजल्टेंट, फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट, पी टू एस, तो ये आ गया आपका लेटर से R2 बार। तो आप ऐसा करो, अब ए बार प्लस, इसको नया नाम क्या दे दिया, R2 बार। तो बी और सी इसको ऐड करके कौन बन गया, R2, तो बी और सी इसका रोल खत्म हो गया, इसको हटा दो यहां से। अब किसमें क्या ऐड कर रहे हो, ए बार प्लस R2 बार, ए बार जहां एंड हुआ वहां से R2 बार स्टार्ट हुआ, तो कहां से कहां जाएगा, वेरी गुड, तो O टू S, तो ये आ गया आपका O से S, इसको भी बोल देते हैं R बार। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आया क्या, यस। इसका मतलब वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मतलब तीन वेक्टर को जब ऐड करना है तो कंफ्यूजन में मत रहो, पहले दो वेक्टर को ऐड कर लो, उसका सिंगल वेक्टर बना लो, उसमें तीसरा ऐड करो, चलता है। आखिरी के दो वेक्टर को ऐड करके सिंगल बना लो, उसमें पहला ऐड कर दो तो भी चलता है। सिर्फ क्या नहीं चलता है वो समझ लो आप, बिकॉज यू मे थिंक, आप ऐसा भी बोल सकते थे कि फिर अगर मुझे ए बार और बी बार और सी बार को ऐड करना है तो क्या मैं पहले ए और सी को ऐड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ए का हेड और सी का टेल दे आर नॉट एट द सेम पॉइंट, तो वो नहीं चलेगा, हाँ वो कब चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन वो कब चलेगा, वो तब चलेगा कि जब आप इसको उठा के यहाँ रख दो, क्योंकि वेक्टर्स को तुम मूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हाँ इस केस में यू कैन डू, ऑफ कोर्स यू कैन डू, पर हमको फिलहाल वो केस देखना नहीं है, वो जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर। तो व्हाट वाज ट्रायंगल लॉ, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट स्टेटमेंट में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि ट्रायंगल लॉ में ऐड करते वक्त टेकन इन ऑर्डर, मतलब जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, तब कौन सा लॉ लगता है। इमेजिन मेरे पास दो वेक्टर है, दोनों का टेल सेम पॉइंट पे है, मतलब दोनों वेक्टर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, हो सकता है ना ऐसा भी। तो मेरे पास एक वेक्टर है, सम वेक्टर, लेट अस से ए बार, पी बार, जो बोलना है वो बोल लो उसको, और मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है क्यू बार, बट इन दिस केस both the vectors are starting from the same point, so how do you find out the resultant,
जब दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो तो ट्रायंगल लॉ तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए हमको नया रूल चाहिए, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? जैसे तुमने यहाँ लिखा, क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेट 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 भाई, नहीं, कुछ चीजें सेम है, जैसे दोनों वेक्टर्स दे मस्ट रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। कुछ चीजें सेम नहीं है, जैसे दोनों का टेल एक ही जगह पे है। पिछले केस में टेकन इन ऑर्डर था, जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। पिछले केस में आपके पास जो दो वेक्टर थे दे वर रिप्रेजेंटिंग two sides of incomplete triangle. In this case, two vectors are representing adjacent side of a parallelogram. आप बोलोगे कैसे पैरेललोग्राम? अरे पैरेललोग्राम तो एक वेक्टर यहाँ ड्रॉ कर दो, कर दिया, और एक वेक्टर सामने ड्रॉ कर दो, पैरेलल। पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं? पैरेलल, तो बन गया पैरेललोग्राम। यस, तो रिजल्टेंट of two vectors is given by the diagonal, right? लेकिन डायगोनल तो ये भी था, वो लिया क्या हमने? नहीं, तो रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। जहां से दो वेक्टर स्टार्ट हुए, रिजल्टेंट भी वहीं से स्टार्ट होगा, बराबर, पक्का? तो ये कौन बन गया? रिजल्टेंट। कौन बन गया ये? वेरी गुड। तो अगर टेकन इन ऑर्डर हो तो कौन सा लॉ? ट्रायंगल लॉ। और अगर सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे तो कौन सा लॉ? वेरी गुड। आपको मैंने बोला था कि हमारा टास्क क्या होता है? हमारा टास्क होता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर बार, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करो और डायरेक्शन भी, क्योंकि ये कौन है? वेक्टर, और वेक्टर के पास क्या क्या होता है? लेकिन ट्रायंगल लॉ में तो हमने ना मैग्नीट्यूड फाइंड किया ना डायरेक्शन फाइंड किया। कहाँ किया? क्या फाइंड? नहीं, तो करना चाहिए था ना, नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? यू नो व्हाई? क्योंकि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों अलग चीजें है ही नहीं। सिर्फ आपके बुक में अलग लिख के रखा है तो मुझे अलग से पढ़ाना पड़ता है, वो सेम है। क्यों सेम है? अभी तो बोला मैंने कि वेक्टर्स को तुम जहां चाहो वहां उठा के रख सकते हो। पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स कहां से स्टार्ट हो रहे थे? सेम पॉइंट से। टेल क्या था? सेम। पर मैं तो इसको ऐसा भी इमेजिन कर सकता हूँ। तो ये क्या बन गया? ट्रायंगल लॉ। ये क्या बन गया? अच्छा, तो दोनों सेम हुए कि नहीं? हाँ, तो दोनों सेम है, तो दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा और डायरेक्शन भी क्या होगा? इसलिए हम लोग ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट फाइंड ही नहीं करते, हम फाइंड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ में। और उसका लॉजिक ये है, जो फॉर्मूला यहाँ बनेगा वही फॉर्मूला वहाँ बनेगा, किसका? मैग्नीट्यूड का। और जो डायरेक्शन यहाँ आएगा वही वहाँ आएगा, किसका? रिजल्टेंट का। क्योंकि डायरेक्शन किसका फाइंड कर रहे हो? रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड किसका फाइंड कर रहे हो? रिजल्टेंट। पक्का? श्योर। तो इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।